हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आप लोगों का ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम है हर्ष सूर्यवंशी और मैं आप सभी बच्चों को ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तैयारी करवा रहा हूं आपके क्लास 12th के लिए। देखो, इकोनॉमिक्स की जब बात आती है ना, तो सब बच्चों को ये लगता है कि यार इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, और सच बताऊं तो बड़ा है, राइट। और आप तो जानते हो कि सीयूईटी में माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि 3 सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। क्लास 12th में अभी भी 2 ही सब्जेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, हम लोग अपनी वन शॉट की सीरीज जिसका नाम है लीगेसी वो शुरू करने वाले हैं। जो भी बच्चा जिस भी समय इस वीडियो को देख रहा है, आज या आज से 6 महीने बाद, बच्चों आपको इस चैनल पे आना है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वन शॉट की लीगेसी के नाम से, और आपको सारे वन शॉट इकोनॉमिक्स के मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह कि बेटा, मतलब शुरू कर रहे हैं हम लोग वन शॉट की सीरीज को, लीगेसी सीरीज को, लेकिन उसके पहले एक वीडियो ये वाली आपके लिए आ रही है जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स का पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से समझाने वाला हूं कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिलेबस बेसिकली है क्या। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, राइट। अब आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पे हो सकते हो, क्योंकि आज मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं आपको मार्किंग स्कीम भी देने वाला हूं। देखो, सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस तो आपको हो सकता है कि ऑलरेडी पता हो, या हो सकता है कि आपने ऑलरेडी जो है गूगल से, सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। बट आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मार्किंग स्कीम भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बच्चों आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 कोर्सेज बेटा, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड लगभग लगभग नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रेफरेंस के द्वारा पढ़ाई जाती हैं दोनों सब्जेक्ट में, बट फिर भी दोनों सब्जेक्ट बहुत अलग अलग है बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सब्जेक्ट का पूरा नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग अपने यूनिट नंबर 1 की। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट वाइज मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, और फिर इसके अंदर बेटा कई सारे चैप्टर भी आते हैं। तो जब आप बुक्स अपनी उठाओगे, है ना, जैसे कि आप हो सकता है वीके ओरी से पढ़ रहे हो, या आप हो सकता है एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा अपने स्टेट बोर्ड की किताब से पढ़ रहे हो, जो भी उसके स्कूल में बताया गया हो। तो बेटा क्या होगा कि चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक में अलग अलग हो सकते हैं, मतलब चैप्टर के जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं, बट यूनिट अलग अलग नहीं होगी, यूनिट आपकी सेम होगी। और ये यूनिट सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको आगे बता रहा हूं चीजें, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बेटा आता है इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग का यूनिट। बेटा ये है आपका यूनिट नंबर 1, एंड दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट इन योर क्लास 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट। बेटा सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो बेटा, यहां पे आप नेशनल इनकम, मतलब इस चैप्टर को शॉर्ट में अपन नेशनल इनकम कहते हैं, और नेशनल इनकम निकालना सीखते हो। इस वाले यूनिट से, इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है कि एक आध एमसीक्यू भी आ जाए। लेकिन हमेशा आप देखोगे कि अगर नेशनल इनकम से कोई सवाल आ रहा है तो वो आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल होगा, आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाएगा, राइट। तो यहां पे बेटा सबसे पहले आप पढ़ोगे कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स से ये कैसे डिफरेंट है ना। वैसे ही आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है। बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों यहां से कहानी शुरू होती है। जैसे कि आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखो, गुड्स आपको पढ़ने, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, ये सारे गुड्स के टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेटा उसके बाद आता है एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारी इकोनॉमी में कैसे जो है पैसा पूरी इकोनॉमी में घूमता रहता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल होता है, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल है। देखो, ये जो वर्ड्स है ना, ये तो छोटे छोटे से हैं, बट ये टॉपिक काफी बड़े हैं और पढ़ाने में टाइम भी लगेगा। तो बेटा जब नेशनल इनकम का वन शॉट आए तो तुरंत देख लेना, विद अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। फिर आगे के टॉपिक्स देखोगे बेटा, तो बेटा यहाँ पे आता है नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड है बेटा आपका एक्सपेंडिचर, और तीसरा मेथड है इनकम मेथड। मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में वन शॉट में कवर करवाने वाला हूं, तो आपको वन शॉट सारे अच्छे से देखना है। इसके बाद आते हैं बेटा नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स हैं, जैसे कि एनएनपीएफसी, जीडीपीएमपी, टोटल 8 एग्रीगेट्स आर देयर। जीडीपीएमपी से शुरू करते हैं और सारे आठों के 8 एग्रीगेट में आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। बेटा इसके बाद कुछ चीजें हैं जैसे कि नॉर्मल चीजें, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कि स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, लीकेज, इंजेक्शन, जीडीपी, वेलफेयर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी बेटा इस पूरे चैप्टर में आएंगे। जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक भी आएगा, है ना।
फिर ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर इनकम, है ना, नॉन रेसिडेंट कौन होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, राइट। तो ये चैप्टर बेटा बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से बनता है और बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो अगेन वही बात है कि वन शॉट भैया आराम से आपको सारी चीजें कवर करनी है। बेटा ये हो गया आपका सबसे बड़ा यूनिट, और दूसरा यूनिट आपका आता है मनी एंड बैंकिंग। अब देखो जैसा कि मैंने कहा कि रेफरेंस बुक्स में मनी अलग और बैंकिंग अलग होता है, बट यूनिट अगर साथ में देखे जाए तो बेटा मनी एंड बैंकिंग बोला जाता है। ये है यूनिट, एक यूनिट है मतलब। वैसे यूनिट नंबर 2 है बेटा। सबसे पहले जो यूनिट है वो आपकी मनी से रिलेटेड है, जो पैसा आपकी जेब में है ना उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे आप पढ़ते हो भाई मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हो आप, सप्लाई ऑफ मनी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर की प्रोसेस पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है बेटा। एक बात बताता हूं, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, आप तो जानते हो जैसे आप न्यूज़पेपर पलटो, न्यूज़पेपर उठाओगे तो सेकंड लास्ट जो पेज होगा वो आपका इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी वाला पेज होगा। आप समझो बेटा कि इस पूरे भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही हो रहा है, और जो कुछ भी इंटरनेशनली हो रहा है उसका इफेक्ट भी इकोनॉमी पे ही पड़ रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे अमेरिका और इसराइल और ईरान की वॉर चल रही है बेटा, उसका फर्क हमारी इकोनॉमी पे आ गया। अब आप देख रहे हो कि पेट्रोल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, एलपीजी सिलेंडर की पूरे इंडिया में शॉर्टेज हो गई। तो ये सब क्या है भैया, ये इकोनॉमी से रिलेटेड ही बातें हैं। फिर क्या हुआ भाई, पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर दिया गया। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए ही किया जा रहा है। सारा सारा जो मसला है वो घूम फिर के कहां आ रहा है, इकोनॉमी पे ही आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो बेटा आपको मनी के बारे में बताएंगे। सेंट्रल बैंक कौन होता है, अच्छा हमारे देश में कितने मतलब कितने सेंट्रल बैंक है, एक सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप शॉर्ट में आरबीआई बोलते हो, है ना। तो आरबीआई बेटा क्या होती है, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीआई की जो मनी सप्लाई करने की जो पॉलिसी है बेटा वो क्या होती है। देखो हमारी पूरी इकोनॉमी में बेटा मनी सप्लाई होती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की दो पॉलिसीज होती हैं, एक आरबीआई की पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, वो आप यहां पे पढ़ोगे, और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है फिजिकल पॉलिसी, वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर। तो बस मैं आपको यही बता रहा था कि बच्चों देखो ये जो पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भैया आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है ना। हो सकता है कि कोई और सब्जेक्ट आप कभी पढ़ रहे हो तो आपने सुनी सुनाई कभी चीजें सुनी हो, है ना, कभी आपने ऐसा देखा हो, बट नेशनल इनकम शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने मनी के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने आरबीआई के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जो भी चीजें आप यहां पे पढ़ोगे राइट, वो बेटा क्या होंगी, बिल्कुल नई होंगी आपके लिए, और सीखने में बहुत मजा आएगी, है ना। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाऊं और इंटरेस्टिंग बनाऊं आपके लिए, और डेफिनेटली बनाऊंगा, वो आप वन शॉट में एक बार देखना। नाउ बात करते हैं बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर भी काफी बड़ा है, नेशनल इनकम के जितना ही बड़ा है, राइट। यहां पे आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़ते हो। सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़ते हो, यानी कि एडी एएस वगैरह पढ़ते हो। और फिर आता है बेटा इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। फिर बेटा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड का चैप्टर है, डेफिशिएंट डिमांड है, मेजर्स टू करेक्ट देम, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस, मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, राइट। देखो यहीं पे एक बात मैं आपको और कहता हूं, जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बेटा कमेंट करके जरूर बता देना कि तुम्हारे मिड टर्म में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो भैया यही 3 चैप्टर्स आपके मिड टर्म में आते हैं। फिर भी बेटा अगर और आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताना, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका तीसरा यूनिट। चौथा यूनिट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी पॉलिसी होती है जिसको अपन फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में आप यहां पे चीजें पढ़ते हो, ठीक है ना। तो देखो गवर्नमेंट बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखो बेटा गवर्नमेंट के बजट में दो चीजें होती हैं, कहां से पैसा कमाएंगे और कहां खर्चा करेंगे। तो ये हो गई कमाने की बात, ये हो गई खर्चा करने की बात, और लास्ट में बेटा बात करेंगे हम लोग की बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है। तो ये इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, कहने का मतलब है ना। तो टॉपिक्स डिटेल में समझ में तब आएंगे जब अगेन आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। फिर बात करते हैं बेटा अपनी लास्ट यूनिट की। अब देखो लास्ट यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, एक है चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा आपका चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगेन वही बात है कि रेफरेंस बुक में ये चैप्टर्स अलग अलग होंगे, मैं आपको अलग अलग ही पढ़ाऊंगा, राइट। मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लेना। मतलब बीओपी अलग पढ़ाऊंगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग पढ़ाऊंगा, राइट। मनी एंड बैंकिंग साथ में पढ़ाऊंगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें दो चैप्टर्स हैं, रेफरेंस बुक्स में अलग अलग होंगे, बट ये यूनिट सेम है, राइट। तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है, इंडिया में जितने भी लोग हैं और वो फॉरेन कंट्रीज से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ठीक है ना, समझ गए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर को आप आराम से पढ़ोगे, इसमें कितने अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट, सारी चीजें।
अब आता है बेटा एक और चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा, आपने न्यूज में सुना है कि रुपया टूटकर 95 हो गया डॉलर के मुकाबले? ये न्यूज सुनी आपने? रुपया टूटकर 90 हो गया, रुपया उछलकर 94 हो गया। तो आप ये देखते हो ना कि डॉलर्स के कंपैरिजन में रुपीस की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। बेटा ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इसी बात को समझाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट नाम है। और फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स, मैनेज फ्लोटिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, मैनेज फ्लोटिंग, मतलब सारी चीजें आप यहां पे पढ़ोगे। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है, कैसे डिफाइन होता है, तो उसके 2-3 मेथड्स हैं। अगेन चैप्टर देखोगे तो सारी चीजें अपने आप समझ जाओगे, राइट? तो बेटा ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, डन। अभी समझो, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों सब्जेक्ट्स में जो ज्यादा कठिन सब्जेक्ट बच्चों को लगता है वो लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? और अगर मैं आपसे सच बताऊं तो मुझे भी, जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा टफ लगता था। बट बेटा यहां पे एक बात और है, देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टफ नहीं है, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, रीजन बच्चों को लिखना नहीं आता है। तो बेटा अगेन वही बात है कि जब आप कंटेंट देखोगे, जब आप क्लासेस में आओगे, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं जहां पे मैं आपको सारी चीजें कंटेंट देने वाला हूं, तो आप मेरी पीपीटी से भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एक बार उठा लिया रिवाइज कर लिया, दैट्स ऑल, ऐसा, ठीक है ना? तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक थ्योरेटिकल, प्रॉपर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसा आपका बिजनेस स्टडीज। अच्छा आप तो मतलब कॉमर्स वाले नहीं हो, आप तो ह्यूमैनिटीज वाले हो, बट चलो जैसा आपका हिस्ट्री है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट हिस्ट्री की तरह नहीं है। यहां पे हम इकोनॉमी से रिलेटेड बात करते हैं और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, समझाता हूं कैसे। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपन आईडी भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो यूनिट 1 देखो बेटा, यूनिट 1 आपसे क्या कह रहा है? तो बेसिकली जब बेटा क्या हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, अच्छा आप लोग को ये बात पता होगी कि अंग्रेजों ने भारत में लगभग कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या हालात थे, है ना? तो सबसे पहला चैप्टर बेटा उसी से रिलेटेड है। देखो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी, हम लोगों को आजादी मिल रही थी, तो इंडियन इकोनॉमी के क्या हालचाल थे, इस चैप्टर में आप यही पढ़ते हो। देखो 1947 से लेकर 1990 तक, तो ये हो गया 1947 तक, ठीक है ना? फिर आप बेटा हमारी इकोनॉमी आगे चलना शुरू होती है। 1950 में जवाहरलाल नेहरू जी प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, खुद चेयरपर्सन बनते हैं। तो 1950 से जितने भी प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान दिए, आप उसके मेजर मुद्दों को पढ़ते हो तो 5 ईयर प्लान शुरू होता है, ठीक है ना? 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया था, 51 टू 56 पहला 5 ईयर प्लान था। तो आप ये सारी चीजें पढ़ते हो। उसके बाद बेटा 1947 से 1990 तक क्या क्या हुआ हमारे देश में, वो आप यहां पे पढ़ते हो। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें पढ़ते हो आप, इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें पढ़ते हो, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड बातें पढ़ते हो। तो 19 पहले आप क्या पढ़ोगे, 1947 तक क्या क्या हुआ, फिर आप पढ़ोगे 1947 से 1990 तक क्या क्या हुआ, पढ़ लिया। अब आप बेटा 1990 तक ही क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि 1991 में हमारे देश ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आप एलपीजी पॉलिसी कहते हो, वो भी अनाउंस कर दी। कब? 1991 में। तो अब आप दूसरे यूनिट में पढ़ते हो बेटा 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो समझ गए ना कितना स्ट्रक्चर्ड है ये सिलेबस। देखो सबसे पहले 1947 तक क्या क्या हुआ, उसके बाद 1947 से 1990 तक क्या क्या हुआ, और फिर 1991 में क्या क्या हुआ। डन। तो 1991 में बेटा एक एलपीजी पॉलिसी अनाउंस हुई थी, जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, आप ये पढ़ने वाले हो। तीसरी यूनिट में हम लोग बात करते हैं बेटा तो इंडियन इकोनॉमी के जो करंट चैलेंजेस हैं, यानी कि 1991 के बाद से लेकर अभी तक जब आप ये क्लास देख रहे हो, जो आज की प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी में, वो आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले आते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। यहां पे इंसानों की बात हो रही है कि भैया इंसानों के क्या हाल चाल है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट? फिर आते हैं बेटा रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे गांव है, जो रूरल एरियाज हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। फिर आते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में, ये सारे चैप्टर्स हैं और आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, राइट? फिर आते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट में, तो लोगों का नौकरियों में क्या हालचाल है, कितनी विमेन्स नौकरी कर रही हैं, कितने मेंस नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग गांव में नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग शहर में नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग कहां नौकरी कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में, ये पूरा ज्ञान आपको इस चैप्टर में दिया जाएगा। और लास्ट में आते हैं बेटा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एलपीजी जो आप यूज कर रहे हो घरों में, सिलेंडर्स, सीएनजी, सोलर पैनल, ये सब जो लग रहे हैं ना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी बातें हम लोग इन सारे चैप्टर्स में करेंगे।
राइट। तो आप देख सकते हो कि हाउ पीपल बिकम सोर्सेज, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर के क्या हालचाल है, रूरल डेवलपमेंट में जो फार्मर्स है उनको लोन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग के लिए क्या फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, अल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आप देखोगे तो भैया एम्प्लॉयमेंट में वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब वुमेन्स भी नौकरियां कर रही हैं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। राइट। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है। लास्ट में बच्चों आते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और एनवायरमेंट पे। तो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम क्या है बेटा, सबसे पहली तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को अपन कैसे दूर कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ने वाले हो। और इसके बाद बच्चों जो आपका लास्ट चैप्टर है वो ये है कि इंडिया को कंपेयर करो चाइना और पाकिस्तान से। सर क्यों, भूटान से क्यों ना करें, बांग्लादेश श्रीलंका से क्यों ना करें, म्यांमार से क्यों ना करें, क्योंकि देखो बेटा ये सारी कंट्रीज इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की। और कहीं ना कहीं इंडिया के जैसे चाइना है तो चाइना का लैंड एरिया इंडिया से बड़ा है, ठीक है ना, पाकिस्तान का लैंड एरिया इंडिया से छोटा है, मतलब आप ये दोनों कंट्रीज को इजीली कंपेयर कर सकते हो लगभग एक ही टाइम पे। देखिए 1950s में चाइना ने अपना काम शुरू किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी आ गई। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली, उनकी भी इकोनॉमी हमारे साथ शुरू हुई। 15 अगस्त 1947 को हमको मिली आजादी, हमारी भी इकोनॉमी सेम टाइम पे शुरू हुई। तो इंडिया चाइना और पाकिस्तान ने कैसे कैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट करी है वो आपको बेटा यहां पे पढ़ाया जाएगा। तो कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इंडिया चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में कि पाकिस्तान ने क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अपनाई है और इंडिया ने क्या अपनाई है और चाइना ने क्या अपनाई है। लास्ट में बच्चों बस इतनी बात है कि आप देख सकते हो कि ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए ये कितने मार्क्स के आ रहे हैं। आप जानते हो कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स के आपके जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है वो होता है। अब आप यहां पे नंबर्स नोट कर सकते हो, जैसे कि नेशनल इनकम 10 नंबर का है ना, मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर का आएगा, गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का आएगा। उसके बाद बेटा पहला यूनिट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 12 नंबर का आएगा, करंट चैलेंजेस 20 नंबर का आएगा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 8 नंबर का आएगा, तो 40 नंबर का आईडी और 40 नंबर का मैक्रो आएगा। मैं इसी मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर रहा था। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो बच्चों कि कहां से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज आपका बनने वाला है और कौन सी यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। वैसे तो सारी ही यूनिट्स पढ़नी है, बट जो ज्यादा वेटेज वाली है वो बिल्कुल मजबूत करके जानी है, बिल्कुल लोहा करके जानी है एग्जाम में। राइट। तो बच्चों थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। उम्मीद करता हूं कि ये पहली वीडियो ह्यूमैनिटीज मास्टर्स पे मेरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बेटा हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद।